अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है नेक्रोसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में हमने पढ़ा था कि प्रोग्राम सेल डेथ। बेसिकली जो एपोप्टोसिस है और नेक्रोसिस है दोनों ही सेल डेथ हैं, लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है कि जो एपोप्टोसिस है उसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है और जो नेक्रोसिस है उसमें एक्सीडेंटल डेथ होती है। एक्सीडेंटल डेथ का क्या मतलब होता है कि जैसे हमें इंजरी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं या कैंसर हो जाता है, तो ये चीज़ें हमारे जो है ना, हमें वहम गुमान में भी चीज़ नहीं होती कि हमारे पास अगले लम्हे में हमारे साथ क्या हो जाना है, हमें इंजरी हो जाएगी, हमें कोई इन्फेक्शन हो जाएगा या हमें किसी भी तरह की कोई भी डिज़ीज़ जो है वो जो इन्फेक्शन कॉज करती है हमें हो जाएगी। तो ये एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल है, जब इंजरी के नतीजे में, इन्फेक्शन के नतीजे में जो सेल डेथ होती है, इसे हम कहते हैं नेक्रोसिस, एक्सीडेंटल सेल डेथ। तो या हम कहते हैं कि जो वॉन्ड साइट होती है, हम ज़ख्म होता है, हमें लग जाता है, बाज़ का क्या होता है हम उस ज़ख्म की सही तरह से केयर नहीं कर पाते, तब भी हमारे जो है सेल हैं वो डेथ डाई करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि हमें स्पाइडर जो है, स्पाइडर का आपको पता होगा, अगर स्पाइडर हमें काट जाता है, वो बाइट करता है, तो उससे भी हमें नेक्रोसिस हो जाती है। तो आप मैं बताती हूँ कि हमने एपोप्टोसिस में पढ़ा था कि एपोप्टोसिस में जब एक सेल बर्स्ट करता है तो वो दूसरे सेल्स को नुकसान नहीं पहुँचाता। अगर हम कहते हैं कि एक सेल ने बर्स्ट करना है तो वही सेल जो होगा वो बर्स्ट करेगा, वो इर्द गिर्द के जो सेल्स होंगे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन नेक्रोसिस के केस में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि नेक्रोसिस के केस में अगर हम कहते हैं कि सेल है हमारे पास, इस तरह मैंने बताया था कि सेल जो होते हैं एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, इनके दरमियान इस तरह इंट्रासेलुलर जो है वो स्पेसीज़ होती हैं। तो फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि ये वाला सेल हमारे पास बर्स्ट हुआ है। बर्स्ट होने से क्या हुआ है, इसका जितना भी अंदर केमिकल कंपोनेंट था, सारा सेल का सेलुलर कंपोनेंट था, वो सारा जो है वो इंट्रासेलुलर स्पेसीज़ में रिलीज़ हो गया है। उसके बाद नेक्रोसिस के दौरान यहाँ पे एक एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, उन एंजाइम्स को हम कहते हैं लाइसोसोम्स। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ये इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो इंट्रासेलुलर जो स्पेसीज़ होती हैं इसको भी बर्स्ट कर देते हैं, इसको भी सारा ख़त्म कर देते हैं और दूसरे जो है ना सेल्स पे वो हमला कर देते हैं। ठीक है, सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है कि नेक्रोसिस में क्या होता है, जब एक सेल बर्स्ट होता है तो उसका सेलुलर कंपोनेंट जो होता है वो इर्द गिर्द फैल जाता है। उसके दौरान नेक्रोसिस के दौरान क्या होता है, लाइसोसोम एंजाइम सिक्रीट होते हैं। लाइसोसोम एंजाइम्स क्या करते हैं, वो अपने इर्द गिर्द के जो सेलुलर हम कहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेसीज़ होते हैं वो इसको भी बर्स्ट कर देते हैं और दूसरे जो सेल्स होते हैं उन पे भी ये हमला कर देते हैं। ये एक हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, जिससे दूसरे जो सेल्स होते हैं इर्द गिर्द के वो भी जो है वो तबाह हो जाते हैं। तो ये नेक्रोसिस का सिंपल सा प्रोसेस था। नेक्रोसिस जो है वो बहुत ख़तरनाक भी होती है, क्योंकि अगर इसमें एक सेल होता है तो वो दूसरे सेल्स को भी अपने साथ तबाह कर देता है। अगर एक जगह एक हम वॉन्ड साइड की बात करते हैं, हमारे पास एक जगह वॉन्ड हुआ है, वहाँ पे सेल डेथ हुई है, अगर आप उसको केयर सही तरह नहीं कर पाते तो आप देखते हो बाज़ को उसमें रेशा पड़ जाता है, वो और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो नेक्रोसिस का प्रोसेस क्या होता है, इसमें सिंपल सा है कि एक सेल बर्स्ट हुआ है, उसने अपने साथ जो है ना वो दूसरे सेल्स को भी बर्स्ट कर दिया। किस तरह बर्स्ट किया कि लाइसोसोम्स एंजाइम सिक्रीट करता है। लाइसोसोम्स एंजाइम्स जब सिक्रीट होते हैं तो वो क्या करते हैं, इर्द गिर्द जो इंट्रासेलुलर स्पेसीज़ होते हैं वो इसको भी बर्स्ट करना शुरू कर देते हैं और अपने हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं वो दूसरे सेल्स तक भेज देते हैं ताकि वो दूसरा सेल जो है वो भी बर्स्ट कर दे। तो आइए हम थोड़ा यहाँ से पढ़ लेते हैं। Necrosis is the accidental death of cells and living tissues. Necrosis is less sequential than apoptosis. There sequential का मतलब sequence, ठीक है। There are many causes of necrosis है, ये आप लोगों ने causes लिखनी है, आप लोगों ने क्वेश्चन यहाँ लिखना है what are the causes of necrosis, के necrosis के क्या causes थे। तो necrosis including injury, infection, cancer, ये तो 3 हो गए और 2 आपने यहाँ से लिखनी है। Spider bites also cause necrosis in some areas. Necrosis may be due to lack of proper care to a wound site, कि wound site की प्रॉपर केयर ना की जाए तभी नेक्रोसिस हो सकता है। तो ये 5 जो है कॉजेज़ हैं जो आप लोगों ने लिखनी है। आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है व्हाट आर द मेन कॉजेज़ या व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ नेक्रोसिस। तो आप लोगों ने लिखना है इंजरी, इन्फेक्शन, कैंसर, स्पाइडर बाइट्स वाला और नेक्रोसिस का। ये 5 पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं। नेक्रोसिस में अकर व्हेन अ सेल इज़ गिवन हाइपोक्सिस विद लेस ऑक्सीजन इन्वायरमेंट, है कि जब उसको ऑक्सीजन वाला इन्वायरमेंट, कम ऑक्सीजन वाला इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए तभी उसको नेक्रोसिस हो सकती है। ड्यूरिंग नेक्रोसिस देयर इज़ अ रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम फ्रॉम लाइसोसोम्स। लाइसोसोमल एंजाइम, लाइसोसोम हमने पढ़ा था ऑर्गेनेली होती है सेल के अंदर, तो उसकी तरफ से एंजाइम सिक्रीट होते हैं उसके अंदर से, जिसे हम कहते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स, जो इर्द गिर्द को भी तबाह कर देते हैं।
ब्रेक सेलुलर कंपोनेंट्स एंड मे आल्सो बी रिलीज आउटसाइड सेल टू ब्रेक सराउंडिंग सेल्स. सेल डेथ डाई नेक्रोसिस में आल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल्स डेट डैमेज अदर सेल्स. ठीक है, वो ऐसे केमिकल रिलीज़ करते हैं जो इर्द गिर्द के जो सेल्स होते हैं उसको भी वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं, या खुद तो जो डैमेज होते ही हैं दूसरे सेल्स को भी ये तबाह बर्बाद करना शुरू कर देते हैं. तो ये आप लोगों का नेक्रोसिस का टॉपिक था. होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी एपोप्टोसिस का, नेक्रोसिस का. तो आप लोगों को इसमें डिफरेंस भी आता है. एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या डिफरेंस है, वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है और यहाँ पे क्या होता है, एक्सीडेंटल सेल डेथ है. तो ये आप लोगों का 5 चैप्टर का आज का लास्ट टॉपिक था. आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से याद करना है. कोशिश कीजिएगा कि जब कोई आप लोगों को ऑफ डे आता है तो पीछे से ज़रा एक बार गो थ्रू कर लिया करें ताकि आप लोगों को याद रहे, भूलें ना आप लोग, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है जब आप पढ़ के भूल जाएं. ठीक है, अब हम टर्म्स कुछ देख लेते हैं. ये आप लोगों की टर्म्स है, टर्म्स टू नो, जो आप लोगों के पीछे शॉर्ट दिए हुए, थोड़े लॉन्ग दिए हुए. तो वो इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपरली हम लोग जब स्कूल ओपन होंगे हम आपको करवा दिए जाएंगे. ठीक है, तो टर्म्स कुछ देख लीजिए. एनाफेज़ है, एनाफेज़ हमने पढ़ा था पीछे, माइटोसिस में पढ़ा था. एनाफेज़ 1 पढ़ा था, एनाफेज़ 2 पढ़ा था, मियोसिस 1 का, मियोसिस 2 का. चूँकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपने एनाफेज़ किसका लिखना है तो आप किसी का भी लिख सकते हैं. एपोप्टोसिस का पूरा टॉपिक आएगा. बिनाइन हमने पढ़ा था, बिनाइन ट्यूमर्स का. बडिंग का भी हमने पढ़ा था. सेल साइकिल का आप लोगों का फर्स्ट पेज पे आप लोगों का इस चैप्टर के. कैज़मेटा ये हमने पढ़ा था प्रोफेज़ 1 में. क्रॉसिंग ओवर भी हमने प्रोफेज़ 1 में पढ़ा था. जियो फेज़ हमने पढ़ा था, G1 फेज़ पढ़ा था, G2 फेज़ पढ़ा था. ये पूरे टॉपिक हैं जो आप लोगों ने करने हैं. होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हमने पढ़ा था. इंटरफेस हमने पढ़ा था. कैरियोकाइनेसिस, काइनेटोकोर, एम फेज़, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पढ़ा था जो दूसरे टिश्यूज़ पे हमला कर देते हैं. मेटाफेज़ भी चूँकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि मेटाफेज़ आपने किसका लिखना है तो आप किसी का भी लिख सकते हैं. मेटाफेज़ प्लेट, माइटोसिस, नेक्रोसिस, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, फ्रेगमोप्लास्ट, प्रोफेज़, एसफेज़, सिस्टर क्रोमैटिड्स, स्पिंडल, साइनेप्सिस, टीलोफेज़. तो इनमें से जो टर्म्स है ना, जिस तरह पूरे टॉपिक हैं, जिस तरह टीलोफेज़ का हो गया, प्रोफेज़ का हो गया, मेटाफेज़ हो गया, एनाफेज़ हो गया, ये जो टॉपिक्स आपने पूरा लिखने हैं. जैसे जियो फेज़ है, G1 फेज़ है, G2 फेज़ है. तो जिसकी टर्म्स आप इजीली कर सकते हैं आप उसकी टर्म्स कर लीजिएगा. अगर आप लोगों को टर्म्स ढूंढने में मुश्किल होगी तो इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन होंगे तो आप लोगों को ये टर्म्स दोबारा करवा दी जाएंगी. लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये नहीं करना कि सारा कुछ आपने स्कूल ओपन होने पे ही छोड़ देना. आप लोगों ने इसको जितनी आप लोगों को मिलेंगी अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है. अगर आप लोगों को कोई टर्म डिफ़िकल्ट लग रही है, नहीं समझ आ रही कि इसका आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक बनेगा, तो आप लाजमी पूछ सकते हैं. आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एंजाइम्स, चैप्टर नंबर 6. एंजाइम्स का पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि हमारे अंदर जो है वो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. लाइक खुराक का बनना, खुराक का टूटना, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना. हम खुराक खाते हैं, वो कितने प्रोसेस से होकर गुजरती है, उसमें सलाइवा मिक्स होता है, फिर कितने प्रोसेस से होकर गुजरती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ना वो डिवाइड हो जाती है. तो बायोकेमिकल रिएक्शन जो है, हम लोग सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. इसके अलावा हम लोग जितना भी हम लोग हमारे अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, हमारे अंदर एनर्जी जो है वो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, खून की सप्लाई हो रही है, तमाम जो चीज़ें हमारे अंदर हो रही हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस. ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी थी कि हमारे अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं. तो एंजाइम्स, अगर हम सिंपली मैं आपको बताऊं कि एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करती हैं, कैटालाइज करती हैं, तेज़ करती हैं. ठीक है, तो एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस को तेज़ करती हैं, स्पीड अप करती हैं, कैटालाइज करती हैं. तो एक साइंटिस्ट था इब्ने नफ़ीस. इब्ने नफ़ीस ने मेटाबॉलिज़्म के कॉन्सेप्ट को किया था कि मेटाबॉलिज़्म बेसिकली होता क्या है. कि मेटाबॉलिज़्म, हम कहते हैं ना कि बायोकेमिकल रिएक्शंस हमने पढ़े थे, तो मेटाबॉलिज़्म क्या होता है, हमारे अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस. ठीक है, जो हमारे अंदर चेंजेस वकूफ़ पज़ीर होते हैं, हमारे अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस के बाद जो चेंजेस आती हैं हमारे अंदर, ये तमाम चीज़ों को स्टडी करना क्या होता है, मेटाबॉलिज़्म. कि हमारे अंदर होने वाले बहुत बड़े बड़े जो है ना वो जिस तरह प्रोसेस हो रहे होते हैं, तमाम बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हमारे अंदर वकूफ़ पज़ीर हो रहे होते हैं, उनके बाद हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, ये तमाम चीज़ें जो हम पढ़ते हैं इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज़्म. ठीक है, तो मेटाबॉलिज़्म की टर्म जो है वो ग्रीक वर्ड है. ग्रीक वर्ड, इसका क्या मतलब है, चेंज. इसका वर्डली मीनिंग है चेंज. इसको किसने कंसेप्ट इसका पढ़ा था, इब्ने नफ़ीस ने. ये आप लोगों ने याद रखनी है.
तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि हमारे अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसके बाद जो चेंजेस आते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे पास दो तरह के, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में हमारे पास दो तरह के प्रोसेस आते हैं। पहला हमारे पास आता है कैटाबॉलिज्म, दूसरा हमारे पास आता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को हम पढ़ते हैं। कैटाबॉलिज्म ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। कैटाबॉलिज्म है, कैटा मतलब होता है ब्रेक, ठीक है, ब्रेक डाउन होना। तो कैटाबॉलिज्म में क्या है, लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। लाइक ये हमारे पास बड़ा सा मॉलिक्यूल है, मैक्रोमॉलिक्यूल है, ठीक है, इसकी ब्रेक डाउन हुई है तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है ना वो डिवाइड हो गया। तो इस सिलसिले में एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। या पॉइंट लिख के दूँ मैं। तो कैटाबॉलिज्म के दौरान हम बात करते हैं तो कैटाबॉलिज्म में सिंपल क्या है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस सिलसिले में क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। एनाबॉलिज्म की हम बात करते हैं तो इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इस तरह ये देखें, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे सब मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है और एनाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल्स की सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है। और इसमें एनर्जी हमने पढ़ा था, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज़ होती है और एनाबॉलिज्म में एनर्जी यूटिलाइज होती है। इसमें एनर्जी हम लोग रिक्वायर करते हैं, हम एनर्जी लगाते हैं और एनर्जी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम एनर्जी देते हैं। एनर्जी जब मिलती है इनको तो ये मिलकर जो है एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये आप लोगों का एक सिंपल कॉन्सेप्ट था एंजाइम्स का, मेटाबॉलिज्म का और कैटाबॉलिज्म का। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, कोई भी इसमें चीज़ मुश्किल नहीं है जो आप लोगों को ना समझ आई। आइए हम थोड़ा इसको रीड कर लेते हैं। द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर बॉडीज़, है कि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ का रिफ्लेक्शन क्या है कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हमें ये चीज़ें बात का तो हमें खुद भी पता नहीं होती। हम छोटे छोटे हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, हम खुराक खाते हैं, वो खुराक किन किन हिस्सों से होकर गुजरती है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या उसमें एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है वो कहाँ कहाँ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हमें खुद भी बात का नहीं पता होती। तो ये जो हमारी खुद का हमारा रिफ्लेक्शन है, इसमें हमने स्टडी करना है अब कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। Metabolism is a set of biochemical reactions that occur in living organism in order to maintain life। ये आप लोगों की मेटाबॉलिज्म की डिफाइन है, ये आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है। These processes allow organisms to grow and reproduce, maintain after structures and respond to their environments। यहाँ तक ये पूरी मेटाबॉलिज्म की यहाँ तक करने के मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ताकि हमारी बॉडी को वो मेंटेन कर सकें। हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमारे अंदर क्या चेंजेस आती हैं, हम लोग खाते हैं तो हमारे अंदर क्या चेंजेस आती हैं, हम लोग ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिजम्स किस वजह से ग्रो करते हैं, किस तरह हमें एनर्जी मिलती है, तमाम चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, मेटाबॉलिज्म में। तो मेटाबॉलिज्म हमारे पास दो तरह की आती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इंक्लूड्स, ये आपकी एनाबॉलिज्म की डिफाइन है यहाँ से। एनाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, ये आप सिंथेसाइज बनाए जाते हैं, ठीक है। while कैटाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। तो आप लोगों की कैटाबॉलिज्म की डिफाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपको डिफरेंस आता है इसमें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, तो आप लोगों ने ये पहले डिफाइन लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है कि एनर्जी इज़ रिलीज इन कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में आपने एक ये पॉइंट ऐड करना है, इट इज़ यूटिलाइज इन एनाबॉलिज्म, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइज की जाती है। इन दिस वे द बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफ़र। इसके नतीजे में अब देखें कि एक प्रोसेस हमारे पास कैटाबॉलिज्म है, तो कैटाबॉलिज्म में जो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, वही एनर्जी हम कहते हैं कि एनाबॉलिज्म में इस्तेमाल हो जाती है। तो एनर्जी जो है वो इसी तरह एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। ये आपको का बॉक्स है, पहले आपने यहाँ तक याद करना है। अब आपका जो बॉक्स पढ़ रही हूँ मैं, द टर्म मेटाबॉलिज्म इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग चेंज। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म was first of all given by Ibn Nafis, who stated that the body and its parts are always undergoing changes। कि बॉडी, हमारी जो बॉडी है उसके पार्ट्स हैं वो हर वक्त जो है ना वो चेंजेस होते हैं। हम कोई चीज़ खाते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम रिप्रोड्यूस करते हैं, तमाम चीज़ें जो है वो हमारे अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। तो आप लोगों ने ये लिखना है यहाँ से। अगर इब्न नफीस का कॉन्सेप्ट आता है
तो अगर आपको इब्न नफीस का कॉन्सेप्ट आता है तो आपने डिफ़ाइन यहाँ तक इसकी लिखनी है, ये वाली, ठीक है। होप सो आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई चीज़ अगर आपको ना समझ आए, कोई मुश्किल है, तो आप लोग लाजमी पूछिएगा, ठीक है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।